नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। यूं तो युवाओं को हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके उनको इन्हीं मसलों में फंसाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई और कुछ हद तक कामयाब भी हुई मोदी सरकार। लेकिन युवा जाग रहा है। युवा अब इस सरकार से सवाल पूछ रहा है। युवा इस सरकार से अब डर नहीं रहा है, चाहे वो युवा लद्दाख का हो या फिर वो उत्तराखंड का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, जिनको आप जेन जी कह रहे हैं। यानी कि वो युवा जो कि एक एस्पिरेंट है, वो युवा जो अपनी जो परीक्षा दे रहे हैं या जॉब भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो युवा जिनके पेपर्स लीक हो रहे हैं, वो युवा लगातार जिनकी जॉब्स को लेकर उनको अधर में लटकाया जा रहा है। भर्तियां निकलती हैं, लेकिन फिर कैसे उनमें किस तरह से धांधलियां होती हैं, पेपर्स लीक होते हैं और लगातार इससे युवा परेशान है, क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी पूरी तरीके से चरम पर है। जो बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, डंडे और लाठियां खा रहे हैं। ऐसे में दो जगह के युवाओं की मैं बात करूंगी। लद्दाख जो लगातार पिछले 2 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। लद्दाख के युवाओं ने कल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, जो कि उग्र हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये भी बताया गया कि कई वाहनों में भी आग लगी है। कई लोग इसमें हताहत हो गए, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। और सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लगातार लद्दाख के स्टेटहुड का मसला उठा रहे हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कंप्लीट स्टेटहुड लद्दाख को दिया जाए, उसको लेकर वो लगातार अनशन करते रहे हैं। वो दिल्ली भी आए थे, आपको याद होगा, और उनको बॉर्डर पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था। वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये विरोध प्रदर्शन कल उग्र हुआ। सोनम वांगचुक ने तब भी इसकी निंदा की और अपील की शांति बनाए रखने की। अपना अनशन भी उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन अब गृह मंत्रालय सबके लिए सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों, वो ये कह रहे हैं कि उनके भाषण थे वो भड़काऊ थे, उनको उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है। और अब इसको लेकर मैं आपको ये बता दूं कि एफसीआरए के उल्लंघन को लेकर उनको लेकर जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। सीबीआई जांच शुरू कर दी गई है। तो पूरी तरीके से टारगेट पर रखा जा रहा है अब सोनम वांगचुक को। इसको लेकर कई जो लीडर्स हैं अपोजिशन के, उन्होंने तो सरकार से सवाल पूछे ही हैं। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर आज कारगिल पूरा बंद किया गया है, क्योंकि जिस तरह की वहां घटनाएं हुई, जिस तरह से लोग हताहत हुए, कई लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है 4, लेकिन ये बताया जा रहा है संख्या बढ़ भी सकती है। कई लोग इसमें जख्मी भी हैं। इस सब को लेकर करगिल भी आज बंद किया गया है। हर जगह पर गद्दी छोड़ के नारे अब गूंज रहे हैं। वो गद्दी छोड़ के नारे जो राहुल गांधी ने दिया था, वोट छोड़ गद्दी छोड़, अब ये एक तरह का सरकार के साथ जुड़कर एक तरह का सिनोनिम बन गया है। जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेपाल से लेकर लद्दाख, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, तमाम जगहों पर गद्दी छोड़ जो है वो कॉमन हो गया है। यानी कि सरकार के साथ ये चस्पा हो गया है, मोदी जी के साथ ये चस्पा हो गया है। और अब पुष्कर सिंह धामी को कहा जा रहा है कि पेपर लीक छोड़ गद्दी छोड़, और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। यहां तक कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी सांकेतिक तौर पर उनकी अर्थी तक निकाली। जो छात्र हैं वो बेहद नाराज हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यूके एसएससी की भर्ती परीक्षा की शुरू होने से कुछ देर पहले ही उसका पेपर जो है वो लीक हो गया, जिसको लेकर छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं। अब छात्र ये भी कह रहे हैं, एक छात्रा को मैं सुन रही थी, उसका सीधे तौर पर ये कहना है कि आप भगवा लेकर आए तो भगवा आप अपने पास रखें, झंडा हमें दे दें। झंडे का उनका मतलब है तिरंगा। और हमें इन धर्मों में आप हमें ना बांटें, हिंदू मुसलमान में आप हमें ना बांटें, और ये सब करके आप हमसे हमारे जो महत्वपूर्ण मसले हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उनसे हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो युवा जाग रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अभी भी अपने उसी तरीके के, आपको पता है किस तरह के उनके सांप्रदायिक बयान होते हैं, और अब फिर से इसको लेकर भी उन्होंने सांप्रदायिक बयान ही दिया है। जो आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपी मुसलमान हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अब इसको नकल जिहाद का नाम दे दिया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद,
ये सब तो आपने अलग अलग तरह के जिहाद तो सुने ही। हर दिन एक नए जिहाद की इजाद की जाती है ताकि मुसलमानों को विलन बनाया जा सके, उनको डिह्यूमनाइज किया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि कैसे मुसलमान जो हैं वो हर चीज में इन्वॉल्व है, जहां कहीं भी कोई गलत काम हो रहा हो और जहां कहीं भी मुसलमानों का नाम हो तो उसे सीधा जोड़ दिया जाए कि कैसे वो जिहाद कर रहे हैं। तो इसको जोड़ दिया जा रहा है नकल जिहाद से और कहा जा रहा है कि उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिहादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उनसे सवाल पूछा जाए कि ये जो जितने भी लोग हैं, क्या ये जो छात्र हैं, क्या इनमें से ये छांट सकते हैं कि इनमें से कौन से मुसलमान छात्र हैं, कौन से हिंदू छात्र हैं जिन्होंने पेपर लीक किया? क्या वो सिर्फ 2 लोग थे? क्या वो पूरा नेक्सस नहीं था? क्या उसमें कोई हिंदू इन्वॉल्व नहीं था? क्या ये जो छात्र हैं इनमें क्या कोई मुसलमान नहीं है? क्या उसका नुकसान उन्हें नहीं हुआ? लेकिन आपको पता ही है ये सब करके वो क्या करना चाहते हैं, वो आपको फिर से उसी धर्म उन्मादी भीड़ में बदलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और जो लगातार सेक रहे हैं। बिहार का चुनाव हो तो आप कह दीजिए बांग्लादेशी ये जो यात्रा है वो बांग्लादेशियों को यानी कि मुसलमानों को बचाने की थी। वो देखिए आप कैसे इन्फिल्ट्रेटर जो है वो लगातार घुस रहे हैं। पेपर लीक मामला हो तो आप उसको लिंक कर दें कि ये तो नकल जिहाद चल रहा है। तो हर जगह पर सिर्फ मुसलमान एंगल लाकर जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे पूरी तरीके से इसको भटकाया जा रहा है और आपको गैर जरूरी मुद्दों में फंसाया जा रहा है। वो तमाम मुद्दे जो आपके हैं ही नहीं, जो बेरोजगारी के हैं, जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उसके हैं। और अब नया उत्सव शुरू किया गया है, जिस तरह से जीएसटी की दरों में जो बदलाव किया गया है, ये दरें भी लगाई भी सरकार की तरफ से गई थी, घटाई भी सरकार की तरफ से गई है। यानी कि आप खुद ही हैं जिन्होंने आक्रमण किया और खुद ही हैं जो आप सीवियर बनकर सामने आ रहे हैं और पूरे देश में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो न जाने क्या हो गया। अगर खुद सरकार के एमपी सामने आकर ये कहें कि अब तमाम चीजें जो है आपको 50% सस्ती मिलेंगी, तो आप सोच लीजिए कि इनकी जो अकल है वो कहाँ है और इनकी अकल की सलाहियत जो है वो कितनी है। और ये सोचते हैं कि जैसे वो खुद हैं, जितना उन्होंने पढ़ा है उतना ही शायद पूरी जनता देश की भी उतनी ही अहमक है और उतनी ही इलिटरेट है कि उन्हें जब जो जिस तरह से पढ़ाया जाएगा वो उसी तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन अब युवा जाग रहे हैं और गद्दी छोड़ का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चस्पा हो गया है। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब सोनम वांगचुक को टारगेट बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों को आप स्क्रीन पर ले आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। 2 मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत सिद्धार्थ जी अगर मैं आपसे करूं और सबसे पहले बात लद्दाख की अगर की जाए और जिस तरह से अब एक कोई भी प्रदर्शन हो, देखिए हिंसक है तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये भी सवाल है फिर कि सालों से लगातार वो भूख हड़ताल करके शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन करके अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे थे। सरकार ने हमेशा इसको अनदेखा किया, सरकार ने हमेशा इसको नहीं माना। जब वो दिल्ली तक आए तब भी उनको डिटेन कर लिया गया। अब कुछ युवा हैं, युवा खून है, वो भड़क गया और वहां पर वो सब हिंसक हो गया। तो अब आप इसके लिए भी सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भड़काऊ भाषण इससे पहले नहीं थे क्या उनके? आपको अचानक पता चला कि उनके भाषण भड़काऊ थे और अब उनको लेकर जांच भी आप बिठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कैसे एफसीआरए को लेकर उनको जांच जो है वो बिठा दी गई है। यानी कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप कोई ना कोई मोहरा ढूंढ रहे हैं, वो चाहे उत्तराखंड हो या फिर वो लद्दाख हो। जी हाँ, कहीं पर भी किसी चीज के लिए अनावश्यक रूप से जनता को अगर जिम्मेदार ठहराया जाता है तो इसका मतलब वो अंगूर खट्टे वाला किस्सा हो जाता है। बीजेपी तो कहती नहीं अगाती थी कि जम्मू कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई है, तो अब वहां पर गोलीबारी हो रही है। इसका मतलब क्या है? बीजेपी खुद को शांत के बदले अशांत का सर्टिफिकेट तो वो खुद दे रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आई हुई बीजेपी सरकार, अगर आप पहलगाम में आतंकवादियों को अंदर आने देते हैं, राष्ट्रवादी सरकार जो कहती है पीओके और अखंड भारत हमारा है, वो ट्रंप के आगे घुटने टेक देती है और सीज फायर करवा लेती है। आप ये कहते हैं कि कश्मीर में तो हमने पत्थरबाजी बंद करवा दी। जहां पत्थरबाजी बंद करवा दी वहां पर अब गोलीबारी हो रही है और कल 4 लोग
लद्दाख में 4 लोग जनता गोली की पुलिस की गोली से मारी गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए आपके कार्यक्रम का शीर्षक ही है नजर और नजरिया। तो बीजेपी का बुनियादी नजरिया क्या है अवाम के बारे में? वो लोगों को नागरिक मानती है या प्रजा मानती है? चुनाव होने भर से ना किसी देश में जमहूरियत नहीं आती। नॉर्थ कोरिया और चीन में भी चुनाव होते हैं पर वहां पर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर नागरिक नहीं होते, वहां पर प्रजा होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र, पर भाजपा जनता को नागरिक नहीं मानती, वो प्रजा मानती है। इसीलिए भाजपा का लोकतंत्र इज इक्वल टू लोक के लिए तंत्र। लोक को कंट्रोल करना है, वही एक तंत्र है। इसीलिए आप लद्दाख हो या उत्तराखंड हो या मणिपुर हो या बुलडोजर की बात हो या घर में घुस के मारने की बात करें, सब दिखाता है कि बीजेपी जनता को स्वतंत्र नहीं मानती, अपने तंत्र में रखना चाहती है। बीजेपी एक तंत्र खड़ा करती है और उसको लोगों को अपने तंत्र में रखने की कोशिश करती है। क्योंकि भारत के संविधान की पहली धारा, पहला अनुच्छेद ही शुरू होता है कि भारत तो राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यही है भारत के संविधान की का पहला अनुच्छेद। पर पिछले 11 साल में भाजपा के राज में भारत में राज्य घट गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बढ़ गई है। तो यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद एक अध्यादेश लाकर इन्होंने दिल्ली सरकार के सारे अधिकार छीन लिए और उसको वापस एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, आज वो 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो बीजेपी ऐसी मालिक है जो तोते को कहती है कि तुम अभी तक चांदी के पिंजरे में थे, आओ हम तुमको सोने के पिंजरे में रखते हैं। लेकिन आप तोते को पूछिए तो तोता तो कहेगा कि हमको ना तो चांदी का पिंजरा चाहिए ना तो सोने का पिंजरा चाहिए, मैं तो खुले आसमान में रहना चाहता हूं। तो लद्दाख में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता सेंट्रलाइज हो जाती है। जो जनता वोट डालती है उसके वोट का कोई अधिकार नहीं होता। चरवाहों की 4000 एकड़ भूमि आज दिल्ली में बैठे बैठे कोई अगर कॉर्पोरेट को दे देता है तो वो तो चरवाहा सोचेगा ना कि हम किस तरह के लोकतंत्र में है कि मेरा वोट का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल जनता सत्ता से अपनी भागीदारी की मांग करेगी ही। ये मान के चलिए, ये एक इस तरह की चीज है। लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जाती है। 18 साल से ऊपर आपका बच्चा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। और यहाँ पर भाजपा के राज में लोगों की जिम्मेदारी घट रही है और दादाजी का मतलब तंत्र का जिम्मेदारी बढ़ते जा रहा है। ये तो उलटवासी है। लोकतंत्र में धीरे धीरे जनता अपनी हिस्सेदारी ज्यादा चाहती है और यहाँ पर बीजेपी के राज में तंत्र अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है। मतलब तंत्र हो गया है मजबूत और लोक हो गया है कमजोर। लोकतंत्र में लोक मजबूत होता है, तंत्र कमजोर होता है। भाजपा के राज में तंत्र मजबूत हो रहा है और लोक कमजोर हो रहा है। तो और ये जो कहते हैं भाजपा वाले कि हम तो वोटिंग, सबको वोटिंग का अधिकार है, तो वोट तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है। जनता रूपी ऊंट को सत्ता में सहभागिता चाहिए, लोकतंत्र का लेबल उसे बस नहीं होता। आप ये कहिए कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उससे जनता का पेट नहीं भरता है। जनता कहती है कि अगर लद्दाख मेरा है, लद्दाख में क्या सही और क्या गलत है ये जनता का द्वारा निर्णय होना है, जनता का वोट है। तो दिल्ली में बैठे बैठे 4000 एकड़ चरवाहों की भूमि को किसी कॉर्पोरेट को क्यों दे दिया जाता है? और ये ध्यान में रखिएगा, इसमें एक बड़ी सामरिक विषय भी है। जम्मू कश्मीर में हमें पता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर की भू उत्खनन, जैसे कि माइनिंग कहा जाता है, माइनिंग अभी तक बहुत कम हुई है। जहां तक हमारी सूचना है, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स जिसको कि आजकल आपके फोन वगैरह में लगते हैं, सिलिकॉन वगैरह लगता है, ईवी के बैटरीज में लगते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत शायद पाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में। और वो एक ऐसा स्थान है जहां पर कि अभी तक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं माइनिंग हुई नहीं है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण की बीजेपी सरकार उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रही है और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना के रखती है। क्योंकि आप जब यूनियन टेरिटरी बना के रखते हो तो लोग सिर्फ वोट दे पाता है, उसको निर्णय लेने का कोई हक नहीं होता। निर्णय दिल्ली में बैठे बैठे कोई ले लेता है। तो ये जो बीजेपी की साजिश है, और साजिश क्या है, ये तो मैंने तथ्य बता दिए कि पिछले 11 साल में भारत में राज्य घटे हैं और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश बढ़े हैं, जो कि भारत के संविधान की प्रथम अनुच्छेद के ही विपरीत जाता है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है, भारत केंद्र शासित प्रदेशों का संघ नहीं है, ऐसा भारत के संविधान में नहीं लिखा है। तो इस चीज को भाजपा पूरी तरह से, इसको समझिए कि भाजपा बुनियादी रूप से
अवाम को, जनता को नागरिक नहीं मानती है, वो प्रजा मानती है। उनका उनके 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 और उनके जो पूरे आरएसएस के विचारधारा को देखिए, वो मनुवादी बात करेंगे, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि राजा रजवाड़ों की बात होती है। तो राजा रजवाड़ों की जो बात करते हैं वहां पर प्रजा नहीं, नागरिक नहीं होता, राजा के यहाँ प्रजा होता है। प्रजा कुछ नहीं कर सकता, राजा जो चाहता है उसको मानता है, वो नहीं मारेगा तो घर में घुस के मारा जाएगा। और बीजेपी का ये जो बुलडोजर जस्टिस वो करती है, या बार बार बहुत बड़े शेखी बजाती है कि हम तो घर में घुस के मारेंगे, ये सब अपने आप में बताता है दो चीजें। एक तो ये बताता है कि भाजपा नागरिक को, भारत की जनता को नागरिक नहीं प्रजा मानती है, और दूसरा, भाजपा नागरिकों की सेवा करने को अपना धर्म नहीं मानती, नागरिकों को सजा देने का हक समझती है। सत्ता इज इक्वल टू व्हाट? पावर का मतलब क्या? आप अगर अधिकार में हैं, आपके पास सत्ता है, इसका क्या मतलब है? आप नागरिकों की सेवा करने के लिए हैं या नागरिकों को सजा देने के लिए हैं? अगर आप नागरिकों को सजा देंगे तो मुझे बताइए न्यायालय क्या देगा? क्योंकि इस देश में किसी को फांसी दी जाती है तो वो कोई मिनिस्टर तो नहीं देता, वो तो न्यायालय देता है। तो इस देश में दंड देने का अधिकार तो न्यायालय को है। न्यायालय का काम है दंड देना और सरकार का काम है सेवा देना। यहाँ पर एक बीजेपी सरकार है जो कि खुद ही दंड देना शुरू कर रही है, तो न्यायालय क्या करेगा? तो सेवा कौन देगा? सबसे बड़ी बात है कि फिर अगर सरकारें दंड देना शुरू करेंगी तो सेवा कौन देगा? तो मेरे ख्याल से ये एक बुनियादी सोच में मौलिक बहुत बड़ा फर्क आया हुआ है। भाजपा क्योंकि आवाम को नागरिक नहीं मानती, प्रजा मानती है, इसीलिए वो प्रजा को सजा देना चाहती है। और इसी का रूप हमने कल देखा कि जहां पर कि लद्दाख में लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। इसी का रूप आप देख रहे हैं उत्तराखंड में भी। ये एक छोटी सी एक परीक्षा है, सरकारी परीक्षा है। आप एक सरकारी परीक्षा बिना पेपर लीक किए हुए आप नहीं कर सकते, तो किस तरह की सरकार चला रहे हैं? इतना तो छोटा सा एक क्लास टीचर भी जो होता है, एक स्कूल में जो मंथली टेस्ट होता है, उसमें एक छोटा सा क्लास टीचर भी ढंग से टेस्ट ले लेता है 30-40 बच्चों का। आप तो महाराज एक पूरी सरकार चला रहे हैं। आप एक बिना पेपर लीक हुए सरकार नहीं चला सकते। मणिपुर 2-2 साल से जल रहा है, मणिपुर में आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बारी आई हुई है। इसका मतलब ये है कि भाजपा के साथ ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और मेरे ख्याल से इस देश की जनता धीरे धीरे समझने लगी है। देश की जनता में भी वो वर्ग जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के साथ होता यह है कि वो फोन के माध्यम से ना दुनिया भर की सूचनाएं इकट्ठा कर लेता है। वो यही सूचना नहीं इकट्ठा करता जो व्हाट्सएप के द्वारा बीजेपी का आईटी सेल भेजता है, उसके अलावा भी वो सूचना इकट्ठा करता है। और उसको अब मालूम है कि ये सूचना दुनिया भर में, दुनिया किस तरह से विकास कर रही है, दुनिया की भौतिक प्रगति कैसी हो रही है, और भाजपा के राज में भौतिक प्रगति के नाम पर इस तरह की क्या कहते हैं बेसिर की बातें किस तरह से बढ़ाई जा रही हैं। इसीलिए लोगों के अंदर रोष होना स्वाभाविक है और ये संवैधानिक है। मेरे ख्याल से अगर लद्दाख के लोग स्वतंत्र क्या कहते हैं एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं तो पूरी तरह से संवैधानिक है और भाजपा उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली को जो राज्य का दर्जा दिया जाना था, उस राज्य का दर्जा दिया जाने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ था। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये संविधान में मतलब पार्लियामेंट में ये बिल भी पास हुआ था। उस समय अटल ये क्या कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते किया। तो भाजपा ये आर्ग्यूमेंट या ये लॉजिक या ये तर्क नहीं ले सकती कि कहीं पर पूर्ण राज्य की मांग हो रही है तो वो असंवैधानिक है या देश हित में नहीं है। क्योंकि अगर पूर्ण राज्य की मांग देश हित में नहीं होती तो भाजपा के नेता दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग क्यों कर रहे होते? आज भी उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे। तो पूर्ण राज्य की जो मांग है इस देश में कहीं पर भी किसी भी जमात द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूर्ण राज्य की मांग करना बिल्कुल संवैधानिक है। पूर्ण राज्य की मांग संवैधानिक है, इसीलिए बिहार में एक और राज्य बना जिसका नाम झारखंड हुआ, आंध्र प्रदेश में एक और राज्य बना जिसका नाम तेलंगाना हुआ, उत्तर प्रदेश में एक और राज्य बना जिसका नाम उत्तराखंड हुआ। तो पूर्ण राज्य की मांग बिल्कुल संवैधानिक है और इसको रोकने के लिए अगर बीजेपी बल प्रयोग करती है तो ये उसे उल्टा पड़ेगा। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है। जिन युवाओं को ओंकारेश्वर जी एक ऐसी धर्म उन्मादी भीड़ में तब्दील करने की पूरी कोशिश की गई, कामयाब भी हुई भारतीय जनता पार्टी, वो हमने देखा भी, ताकि उनकी रैलियों में आके ताली बजाए, वो उन्मादी भीड़ जो है वो सोशल मीडिया पर आकर नफरत फैलाए, वही जाकर अलग अलग जगहों पर वो किस तरह से चाहे लव जिहाद के नाम पर हो, मॉब लिंचिंग के नाम पर हो, या फिर अपने मजहब के सेलिब्रेशन के नाम पर हो, या रैलियों के नाम पर हो, वो सब ये करते रहे और एक बेरोजगार
अनपढ़ युवाओं की भीड़ वो बनाना चाहते थे और उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन ये युवा जाग रहे हैं, वो चाहे लद्दाख की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर सीधे गोलियां चलाई जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? और उसके साथ साथ ये जो गद्दी छोड़ का नारा है, क्या एक ऐसा चस्पा हो गया है अब बीजेपी के साथ, वो सरकार उत्तराखंड की हो या फिर केंद्र की हो, अब वो ऐसा चस्पा हो गया है कि वो नेपाल में भी मशहूर है, वो उत्तराखंड में भी है और वो हर जगहों पर ये साथ में आ रहा है। यानी कि लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि बस अब हो गया, अब गद्दी छोड़िए। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है और बहुत ही चिंता की बात है। लद्दाख हमारा सबसे शांत इलाका रहा है, सबसे शांत। ऐसे पहाड़ी लोग जो जहां पर आप बर्फ की तरह एकदम ठंडे लोग, शांत लोग। सवाल ये है कि उस ठंडे बर्फीले ऐसे प्रदेश में जहां पर बिल्कुल पहले से शांति रही है, लोग पर्यावरण की चिंता करते रहे हैं। आपका बॉर्डरिंग इलाका है जो चीन के साथ हुआ है और चीन से सीधे सीधे लड़ाई करता है, खड़ा होता है। भारत के लिए लद्दाखी ही खड़े होते हैं ना सबसे पहले, अपने देश की मान सम्मान और जमीन की रक्षा के लिए। वहां सोनम वांगचुक एक पर्यावरणवादी नेता है, उनकी विश्व भर में प्रतिष्ठा है और उनको लोग मानते हैं कि वो किस तरह से वहां उन्होंने HIAL का भी वो इस्टेब्लिशमेंट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर अल्टरनेटिव लर्निंग, उसको वैश्विक प्रतिष्ठा है उस संस्थान को। इस तरह से उनको किया, पहले तो आपने उनकी जमीन छीनी, भाई जमीन किसी प्रोसेस से ही मिला होगा ना उनको, फिर आपने उनका लैंड कैंसिलेशन किया। फिर अब आप कह रहे हैं इतने दिनों बाद आज आपको ख्याल आया है कि उनका FCRA चेक किया जाए। अरे FCRA चेक करिए, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। आपके यहाँ लाख हजारों नहीं लाखों NGOs हैं, उनमें से कितने का FCRA क्लियर्ड है सब सरकार को मालूम होता है। क्यों? क्योंकि आज सोनम वांगचुक मांग लेके अनशन पर बैठे हैं, तो वो अनशन कैसे कर सकते हैं? ये तो एक लोकतांत्रिक चीज है ना। वो अनशन पे 2019 में जब आपने आर्टिकल 370 को रिवोक करने के नाम पे, रिवोक हुआ भी नहीं, आपने एक सर्टेन चीजें उसमें चेंज की, 35A हटाया, आपने कश्मीर का दर्जा घटा दिया, एक फुल फ्लेजेड स्टेट को उठा के यूनियन टेरिटरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी में भी लद्दाख को अलग यूटी बना दिया। अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसी हवाले नहीं है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा दिया जो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कविंद्र गुप्ता। और अब सोचिए कि एक जिला स्तरीय वो व्यवस्था, वहां से पहले व्यवस्था उठ के कहीं श्रीनगर जाए या फिर उसके बाद दिल्ली आए, या कैसे उस पे क्या हो। उनके लैंड के लिए अभी आपने एक नया लैंड बिल पास किया है, कुछ वहां कानून बना है, इसी जनवरी फरवरी 2025 में ही उसको पास किया। उसमें जो पॉलिसी बना रहे हैं और जॉब्स का ख्याल नहीं है लोगों को। वो क्या कह रहे हैं, मांग क्या रहे हैं? एक स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड कर रहे हैं। क्यों भाई? तो बेटर हमारा गवर्नेंस हो, हमारे यहाँ की व्यवस्था सुधारी जाए, हमारे यहाँ की शिकायतें सुनी जाए, हमारा काम काज दुरुस्त हो। क्या आपको फुल फ्लेजेड स्टेट देने में जम्मू कश्मीर को कोई तकलीफ थी? फुल फ्लेजेड स्टेट अगर जम्मू कश्मीर बन जाएगा तो वो क्या विदेशी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब आपको क्या तकलीफ है? बीजेपी की सत्ता वहां नहीं रहेगी, ये तकलीफ है। तो आपकी पॉलिसी, चाहे वो लद्दाख हो चाहे मणिपुर हो, वो वहां लोगों को डिवाइड क्यों करती है, खड़े क्यों करती है? आज आप मणिपुर को किसी भी तरीके से आप कुकीज और मैतेईस को एक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप ही ने इतना गहरा डिवीजन डाल दिया है कि उससे एक करना संभव ही नहीं है। यहां पर भी जम्मू कश्मीर में आपने जम्मू को अलग, लद्दाख को अलग, श्रीनगर को अलग ऐसे ट्रीट किया कि एक एक पूरा स्टेट जो कंपोजिट था, हमारे बॉर्डर्स पे चाइना पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स पे है, उसको आपने डिवाइड करके कमजोर कर दिया। तो लोगों को कमजोर करना ज्यादा बड़ी कमजोरी होती है क्या? वहां के पहाड़ और पत्थर हमें दुश्मनों से बचाएंगे? पहाड़ और पत्थर तो पहले ही हैं। तो दुश्मन से लोगों को बचाना तो हमारे लोगों का काम है। लोग संतुष्ट हों, खुश हों। आज इसी सब पे जो कुछ भी गोलीबारी हुई, 4 युवा उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए, उसमें पुलिस वाले भी
शामिल हैं, उस पे जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा ना कि ये तो सोनम वांगचुक वो हैं जिन्होंने 370 हटाने के उस जो वो था उसके क्रम में केंद्र सरकार की तारीफ की थी, बड़े खुश हुए थे कि चलो अच्छा हुआ और ये हुआ। क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि शायद कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अच्छा होने के क्रम में असम में भी पता चला कि आप 3,000 एकड़ जमीन देते हुए मिल जाते हो, बिहार में भी किसी कॉर्पोरेट को आप हजारों एकड़ जमीन देते हुए में। तो क्या सिर्फ ये जमीनों को कॉर्पोरेट्स को देने के लिए ये सारी कवायदे हैं? इसके लिए इसके पीछे कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, कोई देश को बचाना नहीं है। और वहां के युवा अगर खड़े हो रहे हैं तो आप कह देंगे ये कांग्रेस कब से इतनी मजबूत हो गई? कांग्रेस अगर मजबूत होती तो सब जगह चुनाव जीतती ना। वो तो आप कह रहे हैं जब कुछ गड़बड़ होता है तो कांग्रेस करा रही है, करते हैं अंकुरेश जी, अगर लद्दाख में होती, अगर लद्दाख में इतनी मजबूत होती तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पर नहीं आता ना, फिर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता वहां से 2014-24 के लोकसभा में। तो ये अपनी गलती छुपाने के लिए कांग्रेस के, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो राहुल गांधी से डरे हुए हैं, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से डरे हुए हैं। जिस तरह से युवाओं में इस बात को लेके वो बढ़ रहा है, रोष बढ़ रहा है, आप उसको एड्रेस कीजिए ना कि युवा क्यों आक्रोशित हो रहे हैं, क्यों राहुल गांधी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्यों उनके जॉब्स के बारे में कोई बात नहीं हो पा रही है, क्यों आप बड़ी बड़ी योजनाएं रोज लेके आते हैं, ये 1,000 करोड़, ये इतने 1,000 करोड़, युवा उसमें कहीं नहीं होते। आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे, भाई आपके अभी भी सोच में युवा है ही नहीं। उसमें जिनकी आप बात करते थे कि युवा, देश का युवा, ये हमारे विश्व में हम इसलिए मजबूत हैं कि हमारे 35% से ज्यादा हमारा युवा कंट्री, उससे भी ज्यादा कहते थे। अब वो युवा वो छोड़ के अब आप कुछ और कहने लगे हैं। उत्तरांचल में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये पेपर लीक की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? जबकि हाल में केंद्र सरकार ने एक बहुत कठोर कानून बनाया है उसके लिए। वह कानून ये कहता है कि एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स आपस में इस बात का जिक्र नहीं कर सकते, पब्लिकली चर्चा नहीं कर सकते कि तुमसे कौन सा सवाल पूछा गया था और तुम सा सवाल पूछा गया था। अगर किसी ने ये पब्लिकली सोशल मीडिया पे या कहीं पे जाहिर किया तो उस पे 5 से 10 लाख रुपए का जुर्माना है। जिस इंस्टीट्यूशन के बच्चे ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उन पर 1 करोड़ का जुर्माना है। इतना कठोर कानून लाने के बाद पेपर लीक क्यों हो रहा है, इस पे कोई लगाम जो है सरकार नहीं लग रही है। और युवाओं के लिए पेपर लीक क्यों महत्वपूर्ण है? भाई वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करता है, बड़ी मुश्किल से कोचिंग करता है या कोई प्रिपरेशन करता है, बड़ी उम्मीद से वो एग्जामिनेशन देने जाता है। एग्जामिनेशन हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि आप उससे निकल के आओ तो तुम्हें जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी, अल्टीमेट जॉब वो है ना उसका, पर वो उसको वो नहीं मिल पाता, पहले ही पेपर लीक हो गया। तो यानी कैसे ये तय हो जाता है कि सर्टेन लोग उसमें से नहीं है, उन्हीं को जॉब मिलेगा। इसी को नेपोटिज्म हैं। नेपोटिज्म की से लोगों का वो है, असंख्य है, यह देखा जाना चाहिए। हम जो ओवरऑल सिचुएशंस को देखते हैं, मुझे लगता है कि या तो केंद्र सरकार के एडवाइजर्स सही सलाह उनको दे रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं, या जमीन पे आपकी चीजें नहीं बन पा रही। अभी रिसेंटली आपने जीएसटी वो किया, जीएसटी क्या 8 साल बाद आपको महसूस हुआ कि इसमें चेंजेस लाने चाहिए? 8 साल पहले ही राहुल गांधी ने कहा, देखिए कितनी दफा 50 बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग क्यों हो रही भाई, इतनी बार मीटिंग? एक योजना आपने लागू की तो 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन का एक बार कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए, खत्म कीजिए। आपको 8 साल लग गए, 50 टाइम्स जीएसटी काउंसिल। क्यों? क्योंकि आपने जिनके भरोसे छोड़ा है उनको उसकी समझ नहीं है। उसकी तारीख में भी वो सही नहीं हो पा रहे हैं। उससे लाखों लाख लोगों का, इसका आम आदमी का उसको परेशानी हो रही है। जिसका 0% कंप्लायंस है, जिसको 0% जीएसटी टैक्स बनता है, मान लीजिए हमने सारे काम ही नहीं किया तो जाहिर है हमारा टैक्स कंप्लायंस तो 0 है, लेकिन मेरे ऊपर जीएसटी की पेनाल्टी 40,000 रुपए है। ये क्या किया सरकार? भाई जिसने भी जी नहीं किया पेनाल्टी क्यों?
पेनाल्टी इसलिए कि आपने जीएसटी ले लिया, जीएसटी नंबर लेने की पेनाल्टी है। ऐसी चीजें जो युवाओं आपकी को, मिडिल आवाज क्लास को आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कृष्ण जी। आपकी आवाज जी ब्रेक हो रही है। या तो आप रिज्वाइन कर ले, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। प्लीज प्लीज रिज्वाइन एंड आई विल कम बैक टू यू। सिद्धार्थ जी, सवाल यही है कि ये युवाओं का जो गुस्सा है, क्या सरकार इसको वाकई में समझ पा रही है, या उसको ये लगता है कि उनको सप्रेस करके, उनको दबाकर, ये कहकर कि ये कांग्रेस ने भड़काया होगा, कभी कह दो कि नकल जिहाद है, कभी मुसलमानों पर इसका इल्जाम डाल दिया जाए। ये किसी खाम ख्याली में तो नहीं, ऐसा लगता है कि जो रियलिटी है उससे दूर दूर तक जैसे बीजेपी का कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। उनको हर चीज कॉन्स्पिरेसी के नाम पर वो इसको पूरी तरीके से ऐसा कर देते हैं कि जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हमने ये कोई पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। हमने बिहार में देखा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने दूसरे राज्यों में भी देखा है। बेरोजगार युवाओं को, शिक्षकों को हमने लाठी डंडे खाते हुए हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि बीजेपी को ये लगता है कि ये सब कुछ करके भी वो सत्ता हासिल कर सकती है। और अब तो उस पर भी आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी के एक के बाद एक एक्सपोजे किए हैं, और अब उन्होंने कल भी कहा है कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आएंगे, तो इससे तो ये साफ जाहिर हो गया है कि इससे भी डरी हुई सरकार है, यानी कि उसका वो भेद भी खुल गया है, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी को अब अलग करके तो कोई देखता ही नहीं है। जी, दो छोटी मिसालें हैं। क्या एक स्कूल का मास्टर ये कह सकता है कि मैं क्या करूं, बच्चे कोई मेरी बात सुनते ही नहीं है? वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो मास्टर इसीलिए बना है क्योंकि बच्चों को कंट्रोल में रख सके। क्या कोई पागल खाने का डॉक्टर ये कह सकता है कि मैं क्या करूं, कोई पेशेंट मेरी बात नहीं सुनता है? वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो नौकरी ले रहा था उसी समय उसने कहा था कि मैं इन सब लोगों को संभालूंगा। तो भाजपा ने जब कहा था 2014 में कि आप मुझे वोट दो, मैं अच्छे दिन लाऊंगा, इसका मतलब ही है कि उसने इस देश को एक आश्वासन दिया था कि इससे पहले जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। आज भाजपा इसका ठीकरा दूसरों के ऊपर नहीं फोड़ सकती, ना वो जॉर्ज सोरोस के ऊपर फोड़ सकती है, ना कांग्रेस के ऊपर फोड़ सकती है, न विदेशी ताकतों के ऊपर फोड़ सकती है, न साजिशकर्ताओं के पीछे फोड़ सकती है, न अर्बन नक्सल के ऊपर फोड़ सकती है, न किसी के ऊपर वो नहीं फोड़ सकती, क्योंकि उसने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे। उसने ये नहीं कहा था कि ये सब चीज अच्छी हो जाएगी तो अच्छे दिन लाएंगे। स्कूल का टीचर ये नहीं कर सकता कि मैं क्या करूं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्या तुम पढ़े ही उसी लिए हो, तुमको नौकरी ही मिली है बच्चों को संभालने के लिए? तो सबसे पहले तो ये जो भाजपा का तर्क है कि ये सब चीजें, कहीं पर भी कोई चीज घटना घटित हो जाती है, कोई चीज हाथ से बाहर हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसके पीछे किसी दूसरे तीसरी शक्ति का, किसी का हाथ है, किसी की साजिश है, ये जब भाजपा कहती है तो भाजपा अपने आप में अपने आप को क्या कहते हैं, नालायकियत का सर्टिफिकेट, वो खुद अपनी नालायकियत का सर्टिफिकेट खुद ही इश्यू कर लेती है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र के बारे में एक समझ में रहना, सबको जान के रखना चाहिए कि लोकतंत्र में ना पावर, जिसे सत्ता कहा जाता है, वो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, लोक के पास होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जमहूरियत, अवाम के पास ताकत होती है। और तो ताकत एक ऐसी चीज है, पावर और पैसा, ये दो चीज ऐसी है कि आपके पास जितना भी है ना, आप उससे खुश नहीं होते, आने वाले समय में उससे अधिक की आकांक्षा करते हैं। आपको 10 साल पहले जितनी कमाई होती थी, आज आप उतनी कमाई से खुश नहीं है। आने वाले 10 साल में आप अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो आदमी जहां है वहां से वो अपने क्या कहते हैं, कमाई बढ़ाने की कोशिश करता है। तो पैसा जिस तरह से हमेशा बढ़ता है, पैसा कभी भी घट नहीं सकता, कमाई हमेशा बढ़नी होती है, कमाई घट नहीं सकती। वैसे ही पावर के साथ होता है कि पावर, कहीं पर भी आपने किसी को इतना पावर दे दिया, अब इतने में तुम खुश रहो, ये आप कह नहीं सकते। लोकतंत्र में हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, सत्ता के विकेंद्रीकरण की तरफ जनता का दबाव सरकारों के ऊपर हमेशा बना रहेगा, वो हमेशा बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत में जिस समय भारत का संविधान बना था 1950 में, तो उस समय केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो ही जगहों पर चुनाव होते थे। लेकिन 274वें संशोधन, माफ कीजिएगा, 74वें संशोधन के बाद भारत सभा और मोहल्ला सभा भी बन गई है। आजकल वार्ड के लिए भी इलेक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि धीरे धीरे लोग ने समझना शुरू किया कि हमारे लिए तो सत्ता दो ही जगह पर केंद्रित रहे ठीक नहीं है, हमको सत्ता और थोड़ी नजदीक चाहिए। तो सत्ता के साथ कहीं पर भी ये होगा, लद्दाख हो, मणिपुर हो, दिल्ली
हो, आप क्या कहते हैं तमिलनाडु हो, आप तमिलनाडु के स्टालिन साहब का पोस्ट पढ़िए, स्टालिन साहब का तमिलनाडु के जो ट्विटर हैंडल है वो देखिए, वो बताते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु के ऊपर केंद्र सरकार दबाव बढ़ाते जा रही है और ये उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि उनका एक अपना राज्य है, उस राज्य की अपनी एक विशेषता है और उस राज्य को अपना हक चाहिए होता है। तो हर राज्य अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा और ये जो लड़ाई होगी ये केवल और केवल भावनात्मक नहीं होगी, ये लड़ाई संवैधानिक भी होगी, क्योंकि फिर से मैं याद दिला दूं, भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद ही कहता है कि भारत को जब डिफाइन किया गया है, भारत की परिभाषा दी गई है, तो भारत की परिभाषा ही है भारत अर्थात राज्यों का संघ। तो अगर कहीं पर राज्य अपना अधिकार मांगते हैं या लोग राज्य बनने का अधिकार मांगते हैं तो पूरी तरह से संविधान सम्मत होता है। तो अगर लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि मैं यूनियन टेरिटरी रह के खुश नहीं हूं, मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, तो बिल्कुल वाजिब कर रहे हैं। इसी तरह की मांग फारूक अब्दुल्ला एक और जम्मू बात कश्मीर। मैं ऐड करना चाह रही थी कि वो युवा जो कहीं ना कहीं कहा गया 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन, उन्हीं युवाओं को आपने एक उन्मादी भीड़ बनाया, उन्हीं युवाओं को आपने सोशल मीडिया पर लगाया, उन्हीं युवाओं को आपने रील और टिकटॉक में आपने लगाया और उन्हीं युवाओं को दरअसल हमने देखा कि कैसे लगातार मोदी जी फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर युवा हो, उनको लगातार सीधे वो एक तरह से मुखातिब उनसे होते रहे और उनको लगा कि वो उनकी सबसे मजबूत कड़ी है। क्या अब वही सबसे वीक वोटर जो है उनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या वही उनसे पूरी तरीके से छिटक कर वो राहुल गांधी की तरफ जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, वो युवाओं से संवाद कर रहे हैं, वो कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जहां आंदोलन होता है वहां जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और वहीं मोदी जी अभी भी सिर्फ मन की बात ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। एक आपसे छोटा सा कमेंट, फिर ओंकारेश्वर जी के पास जा रही हूँ मैं जी। जी, बहुत छोटा सा कमेंट कर देता हूँ। हम लोग पंडित परिवार से आते हैं तो सभी भगवानों का, देवी देवताओं का ना कुछ कुछ लक्षण होता है। तो हमें बचपन से ही लक्षण पढ़ाया गया है कि लक्ष्मी जी जो होती है, लक्ष्मी एक देवी है, वैभव की देवी है, जिसे पैसा कहते हैं। तो लक्ष्मी जी के बारे में कहा गया है कि चंचला होती है। चंचला मतलब एक ही जगह नहीं रहती, वो आज यहाँ रहेगी कल दूसरे के पास रहेगी। वैसे ही पैसा देखिए, आज मेरे पॉकेट में होता है, पॉकेट बदलते रहता है। तो अगर भाजपा ये समझती है कि युवा ऐसे हैं कि मैं उनको व्हाट्सएप पर आईटी सेल के द्वारा सुबह सुबह बना हुआ फॉरवर्ड उनको भेज दूंगा और वो वही देख के रहेंगे, तो इस देश का जो युवा है, इस देश का नहीं दुनिया भर का जो युवा है, वो भी एक तरह से भगवान का ही रूप है। वो चंचल होता है, वो जो चंचल होता है वो किसी के पॉकेट में नहीं रहता। आज किसी के पॉकेट में है तो कल दूसरे के पॉकेट में चला जाएगा। तो भाजपा अगर ये समझ रही है कि इस देश के युवाओं को वो क्या कहते हैं भ्रमित करके वो उनको गलत दिशा में ठेल के अपनी तरफ से ध्यान भटका लेगी, तो मेरे ख्याल से भाजपा की बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो युवा है वो भले वो शांत होगा, लेकिन वो एक शांत ज्वालामुखी भी बहुत शांत रहता है। फटने के 1 मिनट पहले तक ज्वालामुखी बहुत शांति रहता है। कभी सुना है कि ज्वालामुखी फटने से पहले नोटिस दिया हो कि हाँ कल सुबह 12 बजे मैं फटने वाला हूँ? 11:49 पर 59 मिनट पर वो शांत रहता है और 12 बजे फट जाता है। तो भाजपा को अगर लगता है कि कहीं पर भी जो युवा होता है वो एक ज्वालामुखी की तरह होता है, वो शांत है तब तक शांत है, लेकिन एक बार अगर निकल गया तो इस देश ने क्या भगत सिंह को नहीं देखा, इस देश ने क्या चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा? ये लोग कौन थे? युवा ही तो थे। एक दिन खड़े हो गए तो खड़े हो गए, तो सत्ता की चूल्हे इन्होंने हिला दी। तो युवाओं को इस तरह की गलतफहमी में भाजपा को अगर लगता है कि वो युवाओं को उनके मनमर्जी की चीजें परोस के उनको गलतफहमी में रखेगी, उनको गलत दिशा में भेज देगी या उनको दूसरे चीजों में व्यस्त रखेगी, उसका नजर सत्ता की तरफ नहीं पड़ेगा, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि युवा को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की दरकार है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की। उसको बहुत ज्यादा, युवाओं के अंदर ये बहुत ज्यादा जोश होता है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करें। हम भी जानते हैं हमारे घर में, जैसे मेरे घर में मेरी 85 साल की माँ है, उनको अगर मैं कहूं, वो टीचर रही हुई है, अच्छी खासी टीचर रही है, उनको अगर मैं कहता हूं कि चलो फलाने जगह एक कार्यक्रम है, लोग आपको बुला रहे हैं सुनने के लिए, तो कहते हैं मेरी उम्र हो गई बेटा, अब मुझे क्यों, मत आने दो, मैं घर पे ठीक हूं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अभिव्यक्ति की इच्छा कम होती है, लेकिन नौजवान के अंदर अभिव्यक्ति की इच्छा ज्यादा होती है। भाजपा अगर उस अभिव्यक्ति की इच्छा का दमन करने की कोशिश करती है, गोली चलाने की कोशिश करेगी, तो भाजपा के लिए उल्टा पड़ेगा।
बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? आपको लग रहा है कि युवा अब मोदी जी से उपकर और अब वो राहुल गांधी की तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं? क्या आपको ये सीधे तौर पर लग रहा है? क्योंकि हमने वोट अधिकार यात्रा में देखा, कौन लोग थे वो युवा थे। उनको आप जेन ज़ी कह सकते हैं, उनको आप 30+ की कैटेगरी में रख सकते हैं। वो युवा आईएएस एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, वो युवा इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी करने वाले हो सकते हैं, या दूसरे पेपर्स की तैयारी करने वाले वो हो सकते हैं। वो उन युवाओं को हमने देखा, वो किस लिए वहां पर थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा जो वोट है वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं। जो उत्तराखंड के युवा हैं वो भी यही कह रहे हैं, लद्दाख के युवा भी अपनी अपने हक की मांगों के लिए वो सड़कों पर हैं। तो ये क्या आपको लग रहा है, ये तमाम वोट बैंक जो कभी मोदी जी का हुआ करता था, ये पूरी तरीके से छिटक कर अब राहुल गांधी की तरफ जा रहा है? हालांकि उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, या अलग अलग तरीके से एक उनको सेंस ऑफ पावर देके कि आप किसी भी मस्जिद के बाहर खड़े होकर आप नंगी तलवारें लहराइए, उनको गालियां दीजिए, उनसे उन्हें किक मिलेगा, उन लगेगा कि मुल्लाओं को हमने टाइट कर दिया। यही सब तो उनको उनसे कराया गया। लेकिन क्या वही युवा जाग रहा है, और एम आई बीइंग टू होपफुल? देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको जॉब तो नहीं दे सकती ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टॉल आर्मी आपके लिए रोज रोज नए नए जो के अंदर जहर बो सकती है कि भाई आप एंटी मुसलमान हो जाओ, आप देश के हिंदुओं को खतरे में बताओ, आप तमाम तरह की चीजें बताओ। क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल यह सरकार बीजेपी क्या उन युवाओं को नौकरी देने के लिए करती है? वो टिप देने के लिए करती है कि यहाँ अप्लाई करो और इस तरह से नौकरी ले लो, या इस तरह का एग्जामिनेशन दो? तो जो बेसिक लॉ है ना, वो इनकी सोच में ही प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि नहीं, एक ये पटेल की मूर्ति बनाएंगे जो कि आरएसएस पे बैन करने वाले थे, तो उनको मूर्ति बना से रोजगार आ जाएगा। कितना रोजगार आ, कितना कुछ आ गया भाई, एक ये काम कर देंगे उससे हो जाएगा। आप बिहार में जाओगे तो 1.25 लाख करोड़ दे दूं, और आप अनाउंस करते हैं राजा की तरह। आप जनता के दिए हुए पैसे को जब वापस देते हैं तो खुलेआम लिखते हैं आपकी सौगात दे रहा हूं मैं। यह बहुत बड़ा असंतोष पैदा करता है जनता के मन में, इरिटेशन पैदा करता है कि मेरा पैसा मुझसे लेके जीएसटी के नाम पे, टैक्स के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, घर के भी टैक्स, बिजली का भी टैक्स, नीचे पानी का भी, सीवर का भी, सड़क का भी, पुल का भी, गाड़ी खरीदो उसका भी, बेचो। अरे क्या क्या टैक्स आप लेते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप दूसरे सरकारों की बात करते थे, आप तो पार्टी में डिफरेंस थे ना। इतनी सारी चीजें लेने के बाद पैसा जो आता है उसको वापस एक, ये जो हमारा हक है, मुझे डेवलपमेंट के लिए आप देते हैं, तो आप कहते हैं सौगात दे दो। अरे कहां के शहंशाह आप आ गए भाई साहब? आप हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री थे। हम आपसे उम्मीद करते थे कि आप हमारे देश के लोगों का कल्याण। अब देखिए सोच में क्या प्रॉब्लम है। आप चाहे 50 साल प्रधानमंत्री रहने वाले हो, जरा आप मुझे बता दो, आप ये सड़क, बिजली और ये सब जो ये बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, क्या देश उससे बनता है? तो फिर अगर ऐसा ही होता तो भारत पाकिस्तान टूटता क्यों? आपने लोगों को तोड़ा, लोगों के विचारों को तोड़ा। आज आप जो भी विचार ला रहे हैं उससे देश के तमाम सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी के प्रति क्यों इतनी नाराजगी हो रही है भाई? मणिपुर में क्यों नाराजगी हो गई कि दो लोकसभा सीट आप हार गए? और आप फिर भी एक बात और प्रॉब्लम है, देश का चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अपराध अपने सिर पे लेने को तैयार हैं। चाहे मणिपुर का बीरेन सिंह जितना भी एक्यूज्ड हो तमाम तरह की बातों के लिए, उसको शेल्टर हम देंगे, उसकी सारे पाप जो है हम ले लेंगे। पुष्कर सिंह धामी अगर वहां डेवलपमेंट नहीं कर पाए, जॉब नहीं दे पा रहे हैं, अगर पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी हम नरेंद्र मोदी होंगे। अगर ये कविंद्र गुप्ता हो, चाहे पुलवामा के बाद या पहलगाम के बाद आपने किसी को जिम्मेवार ठहराया, किसी को हटाया वहां से कि भाई इस पे तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब सब कुछ आप अपने ही ऊपर लेते हैं तो लोग आप ही से पूछते हैं कि साहब बता दीजिए फिर नौकरी मेरी कहां है? सबसे पहले तो जन कल्याण जरूरी है ना। जन कल्याण छोड़ के आप क्या कह रहे हैं, ये चला नहीं पा रहे हैं, इसको भी बेच दो, चलो एयरपोर्ट भी दे दो, चलो ट्रेन भी दे दो, चलो फला भी दे दो।
आप क्या कर पाएंगे? सरकार के तौर पे बीजेपी क्या कर पाएगी? एयर इंडिया नहीं चल रहा है तो उसको भी दे दो चलो। सरकार के तौर पे आपको बताना चाहिए था कि बेटर गवर्नेंस हम इस तरह करते हैं कि ये नहीं चल रहा था वो चल रहे हैं। आप हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। अरे रैशनलाइजेशन की बजाय उसको बेटर जो है, बेटर गवर्न कर देते, बेटर एडमिनिस्ट्रेट कर देते, उसको ठीक से कहते कि देखो ये इसमें कम बच्चे आते थे, हमने इसको ठीक से कर दिया और अच्छे बच्चे आ रहे हैं। यहां पर तो आज भी सड़कों पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। मैंने खुद उसका वीडियो लिया है। अभी दिल्ली गाजियाबाद जो कैपिटल है उसके बगल में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के नीचे बच्चे सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। तो चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, चाहे कोई और चीज हो या नौकरियां हो, महंगाई हो, आप कह रहे देखो इतना से इतना कम हो गया। अरे ये बताइए ना कि 2014-15 में जब आप आए थे तो उस समय प्राइसेस कितनी थी? ये तो बड़ी बड़ी चीजों से मालूम होता था ना कि रुपए की कीमत उस समय कितनी थी, आज कितनी हो गई डॉलर के मुकाबले। पेट्रोल की कीमत कितनी थी, आज हो गई कितनी। आप 2024 से तुलना मत करिए, 2022 से तुलना मत करिए, क्योंकि ये तो आप ही का बढ़ाया हुआ है। आप तुलना करिए, अगर गवर्नेंस की तुलना करनी हो, मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस था उसका स्पीड चलता तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022-23 में हो जानी चाहिए थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। अब आपने स्वयं उस पर कुल्हाड़ियां इतनी चलाई हैं कि वो 5 मिलियन ट्रिलियन पहुंचने में ही वो हाफ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे जो है बीच बीच में वो कर दिए। तो ये सब जो असंतोष है, मैं जेन जी की बात नहीं करता, मैं कहता हूं आम आदमी आपके काम काज से कितना खुश है। जो आप चुनाव जीतते हैं हम ही, वो तो आप जो ये जो सटायर करने वाले लोग हैं, जो हास्य कवि हैं, जब मंचों पर ये कहने लग जाएं कि भाई वोट किसी को भी डालो खिलेगा तो कमल ही, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लोगों में चुनाव आयोग के प्रति कितना विश्वास रह गया है। अब तो पॉलिटिकल जो एनालिसिस होगा, इलेक्शन एनालिसिस की इस एरिया में इनका बढ़त, इनकी घटत, अब कोई एनालिसिस काम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है क्या एनालिसिस करोगे भैया, मशीन तो किसी और के पास है, मशीनरी किसी और के पास है, वहां पे चल रहा है। आज आयोग से जो डाटा मांगा है देश ने, आपने एक दफा भी इंश्योर किया कि भाई डाटा दो, ट्रांसपेरेंसी लाओ? क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि उसके तो आप ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी आपने खुद ले रखी है। तो अब वो इंडिपेंडेंट बॉडी तो रही नहीं। अब इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही तो इलेक्शन कमीशन जो भी गलतियां करेगा, जो भी उसकी खामियां होगी, वो सब आपके सर पे आएंगी और आप उसको ले रहे हैं, कह रहे कि नहीं साहब हम ही जिम्मेवार हैं। तो जब तक डेलीगेशन ऑफ पावर, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, आप तो कांग्रेस से सवाल उठाते थे कि 26/11 के बाद क्या हुआ। 26/11 के बाद उसने होम मिनिस्टर को भी हटाया, उसने चीफ मिनिस्टर को भी हटाया। आप बता दीजिए कि इन सारी घटनाओं में कब आपने किसको हटाया है? ये इतने बड़े बड़े पुल गिरे हैं, इतना जीएसटी का ये हुआ, बता दीजिए कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर को आपने हटाया है और उसकी जिम्मेवारी फिक्स की है। स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपने कहा था 40 करोड़ लोगों को स्किल देंगे, आपकी सबसे बड़ी योजना फेल हो गई। आपने किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की? वहां पर आपने, ठीक है मंत्री बदले हैं, 2-4 मंत्री बदले हैं वहां पे और सीईओ को भी हटाया है, लेकिन पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करके देखा जाना चाहिए कि भाई हम कहां फेल हो रहे हैं। पैसे तो देश में जा रहे हैं ना, लाखों करोड़ का जा रहे हैं ना, और आ भी रहे हैं, जनता दे भी रही है जीएसटी के नाम पे, टैक्स के नाम पे, तमाम चीजों पे। तो देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आप उसको ठीक से या तो चर्चा नहीं करते, लोग ठीक से सलाह नहीं देते, या जानबूझ के आपको गलत सलाह दे रहे हैं, आपसे गलत फैसले करवा रहे हैं। बहरहाल चाहे आप जेनजी के बारे में, वहां फायरिंग से पहले सोचा जाना चाहिए था कि भाई फायरिंग के अलावा कोई रास्ता है उसको, क्राउड को कंट्रोल करने का। वो एक आदमी आमरण अनशन पे बैठा है तो आप उस पर सीबीआई जांच कर रहे हैं, उस पर एफसीआर लगाइए ना, लगाना ही चाहिए। किसी का भी एफसीआर होना चाहिए कि उसको गलंडिंग आ रही है तो। लेकिन क्या इससे उसके ग्रीवांसेस खत्म हो जाते हैं? क्या उसके जेन्युइन ग्रीवांसेस लेह लद्दाख के, जो 2019 से आपने उसको अलग छोड़ दिया है, क्या देश को इस बात की चिंता नहीं है कि हमारा एक इलाका जो सीधे सीधे चाइना के मुंह पे खड़ा है, उससे हमारा मुकाबला करता है, वहां के लोगों को क्यों अशांति हो रही है? आप स्वयं जाएं, जाके देखें। मणिपुर की तरह कहना नहीं पड़े कि 2 साल 2.5 साल बाद आपको जाना पड़े। आप स्वयं जाइए, लोगों से बात करिए, कितना बड़ा ग्रीवांस है कि आप दे नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको देखा जाना चाहिए। जी जी
बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत चिंता का विषय है और ऐसे में जो अलग-अलग जगहों पर जो गुस्सा, जो नाराज़गी जो देखने के लिए मिल रही है, वो सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन सरकार आपको पता ही है कि हमेशा एक इवेंट क्रिएट करती है। मोदी जी बस एक इवेंट क्रिएट करते हैं हर चीज़ का। जहाँ कहीं भी वो फँसते हैं, जहाँ कहीं भी लगता है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ कहीं भी लगता है उनकी पॉपुलैरिटी एकदम पूरी तरीके से न्यूनतम स्तर पर पहुँच रही है और मुश्किलें उनको इर्द-गिर्द घेरे हुए हैं, तो वो कोई एक नया इवेंट क्रिएट करते हैं और सोचते हैं कि पूरी जनता जो है बस इसी में ही इन्वॉल्व हो जाएगी और उसके आस-पास की जो परेशानियाँ हैं वो भूल जाएँगे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये 2014 नहीं है, ये 2019 नहीं है, ये 2024 भी नहीं है, 25 में आ गए हैं और 24 में जो जनता ने सबक सिखाया 240 पर सिमटाया तमाम धांधलियों के बाद वो साफ तौर पर दिख रहा है कि बिहार में भी हालत खस्ता है और इसीलिए जीएसटी के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है ताकि उन्हें इवेंट में फिर से उनको इन्वॉल्व किया जा सके, मुलव्विस किया जा सके और फिर से फायदा हासिल किया जा सके। लेकिन परिस्थितियां अब पूरी तरीके से बदल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।